हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन एकेडमी पे आप लोग स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का मॉडल सेट नंबर 5, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैथमेटिक्स और उसके बाद देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और बिहार के बारे में देखेंगे और करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। देखिए तो कहता क्या है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों को ये बात पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन बराबर होता क्या है। तो देखिए बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला, जिसको अगर मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद है उसको बिहार पुलिस में कम से कम एक नंबर यानी एक क्वेश्चन आपको 100% 5 क्वेश्चन पूछता है ना जी मैथमेटिक्स का, उसमें एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का होगा। वो भी मतलब फॉर्मूला जिसको याद होगा वो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि बेलन का आयतन बराबर क्या है। देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की बात किया जाए तो क्वेश्चन में कहता है 22/7 रखिए। आर का बात किया जाए तो देखिए तो आर बराबर कहता है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, नहीं तो आर का स्क्वायर है यानी 2 बार लिखिए। एच, अगर एच की बात किया जाए तो एच का भी वैल्यू दे दिया है 2। अब देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 1 17, 176/7। अगर देखा जाए ऑप्शन की अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 176/7 यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य हो जाए। इन कह रहा है जी क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी ये जो चैप्टर है ये आता है एचसीएफ और एलसीएम से, नहीं तो कहता है कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। तो देखिए 2 से जाएगा, 2 7 14, फिर 15 दूना 30, 21 दूना 42, फिर 2 से, फिर 3 से जाएगा, 7 का 7, 3 5 15 और 3 7 21, फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 5 का 5 और फिर 1 का 1, 7 एकम 7। अब एलसीएम की बात किया जाए इसका तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7 गुने 5, यानी देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 30 सत्ते तो 7 3 का 21 यानी 210 इस क्वेश्चन का एलसीएम हुआ, नहीं यानी 14, 30, 42 का अगर एलसीएम देखा जाए तो 230 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है जी? तो 4 गुना 9 यानी 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है। और कह रहा है कि इन तीनों से विभाज्य हो जाए। तो देखिए जो एलसीएम निकलता है ना उसी से भाग दे दीजिए। तो देखिए 21 चौका 84, अगर देखा जाए तो 840 हो जाएगा। 9 का 9, 5 4 9 और 9 में से 8 गया तो 1। अब देखेंगे तो ऊपर से आ गया 9, 8 का रखेंगे तो 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 का रख लेते हैं। तो 7 का रखते हैं तो 7 7 0 0, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 यानी 1। अब देखिए अगर देखा जाए तो इसका रिमाइंडर 129 बचा यानी 129 इसका शेषफल बचा, यानी 210 का मतलब है कि 14, 30, 42 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो संख्या हो जाएगा आपको, जो आपकी संख्या है यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जो रिमाइंडर बच गया उसको निकाल देते हैं। नहीं 129 हम लोग का बच जा रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग? निकाल देंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा? ये चारों संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा। तो 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9 यानी 9870 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए
तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता क्या है कि 2 क्रमिक छूट मिल जाने से सीमा को 200 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कमीज 153 रुपये में मिल गई। यदि दूसरी छूट 15% थी तो पहली छूट कितनी थी? पहली छूट बतानी है ना जी। अच्छा, इसका अगर इस क्वेश्चन का एमपी देखा जाए तो कितना रुपया है? 210 रुपया है। और 210 रुपया में 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपया है। और इस पे कहता है कि पहली छूट मिली और कितनी मिली नहीं पता है। तो हम लोग डिस्काउंट को क्या करते हैं जी? 100 में से माइनस करते हैं, ये ना करते हैं। बट्टा क्या हो जाएगा? 100, चूंकि पहला डिस्काउंट नहीं पता है। और दूसरी डिस्काउंट की बात किया जाए तो कह रहा है कि 15% थी, तो 100 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 85 बट्टा में 100। तब इसको कितना मिला? तब जा करके इसको 153 रुपया में ये वस्तु मिला। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? देखिए 00 से 00 कट गया, 17 से 17 पचे 50 और 17 नवा 153, यही ना है जी। अब अगर इसको देखा जाए 5 से तो देखिए यहाँ पे 5 से ही कट रहा है, 5 से 20 पचे 100 और 2 से कटेगा 2 दहा 20, यानी 100 माइनस डी बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस गुना कीजिए, 9 में 10 से गुना कीजिएगा, कितना हो गया जी? 90, यानी 100 माइनस 90 बराबर डी, यानी 10 बराबर डी। इसका मतलब है कि जो पहला डिस्काउंट था वो कितना हो गया? 10%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस बच्चे को सिर्फ चाहिए क्या चीज? एक बार रिकॉल हर चैप्टर का, नहीं तो वही तो मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में होता क्या है, यदि 5 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, इसका मतलब हुआ कि आपको 5 चैप्टर आपको क्या हुआ? रिवीजन हो गया। नहीं तो बने रहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? कह रहा है कि 18 व्यक्तियों ने 7 दिन में जहाज का एक मॉडल बनाया। 15 व्यक्तियों को उस मॉडल को बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए एक क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। नहीं, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था? तो डिस्काउंट का क्वेश्चन था। अभी किसका आ गया? तो टाइम एंड वर्क का। कह रहा है कि 18 व्यक्तियों, कितना व्यक्ति? 18 व्यक्ति किसी जहाज को 7 दिन में बनाते हैं, तो 15 व्यक्ति उसे कितने दिन में बनाएंगे? यही ना है जी, MDH। क्या अब इसको काटें तो क्या होगा? 3 से 3 पचे 15, 3 छक्के 18। अच्छा अगर देखा जाए इसको तो कटेगा जी? नहीं, तो 7 छक्के 42, 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर डेज। अब देखिए 5 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 15 40, 8 पचे 5 से 5 चौका 20, यानी 8.4 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप देख भी सकते हैं, कहता है कि यदि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर 2/3 तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान किसके बराबर है? यही ना पूछ रहा है जी। देखिए इस क्वेश्चन को करते क्या है, कह रहा है कि साइन अल्फा, क्या कर रहा है? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, क्या होता है? कॉस अल्फा बराबर 2/√3, यही ना कह रहा है। अब अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को करते क्या है कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। क्या कीजिए? दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। इधर भी वर्ग कीजिए जी और इधर भी वर्ग कर दीजिए। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना है जी? साइन, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का मान कितना है? साइन अल्फा इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा बराबर, आपको देखिए इसका भी स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 4, और √3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा जी? 3। क्योंकि जब रूट का स्क्वायर किया जाता है तो होता क्या है कि रूट खत्म हो जाता है। नहीं, अब हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा
का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 4/3, यानी 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 4/3। प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए अगर इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, 3 है कम 3, यानी 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1/4 आ गया। क्या आ गया, 1/4। यानी आप देख भी सकते हैं कितना हो गया, सॉरी 4/3 था ना जी, यहाँ पे 3 है तो कितना हुआ, 1/3 हो गया। इसका मतलब हुआ कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर आपको बच जाएगा 1/3, और 2 इधर इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी 1/3, यानी 1/6 इसका वैल्यू हो गया। अच्छा, हम लोग को मान किसका निकालना है, ये भी देखनी है बात, नहीं तो मान निकालनी है आपको tan अल्फा, क्या निकालनी है, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा निकालनी, सॉरी प्लस है, क्या पे प्लस है, प्लस कॉट अल्फा मान निकालनी। अब देखिए साइन अल्फा बट्टा में कॉस अल्फा, आपको भी पता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर क्या होगा कि कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा बट्टा में साइन अल्फा। अब देखिए अगर इसकी फॉर्मूला की बात किया जाए तो ये दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचेगा, साइन, साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस साइन से साइन कट गया तो क्या बचेगा, कॉस, कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू 1/6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 1/6 अप्लाई कीजिए। इसका मतलब हुआ कि 6 कम 6, यानी 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं हिंदी। देखिए हिंदी के क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि चूर्ण का तत्सम शब्द है। ऑप्शन 1 चौर, 2 चूर्ण, 3 चर्म, 4 चक्षु। यानी बताना है आपको कि चूर्ण का तत्सम शब्द क्या है। तो देखिए चूर्ण का तत्सम शब्द होगा चूर्ण, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन शब्द निषिद्ध का प्रवाची नहीं है। ऑप्शन 1 रात्रि, 2 रजनी, 3 शाम, 4 निशा। तो देखिए निम्नलिखित में कौन निषिद्ध का प्रवाची नहीं है। निषिद्ध मतलब होता है रात्रि, नहीं रात्रि का इसमें प्रवाची शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है जी, तम नहीं है। क्या चीज है, तम नहीं है, क्योंकि तम का अर्थ होता है अंधेरा, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तिमिर शब्द का विलोम है। ऑप्शन 1 आलोक, 2 किरण, 3 रंगीन, 4 रंगहीन। यानी तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो तिमिर का विलोम होता है आलोक। क्या होता है, आलोक, क्योंकि तिमिर शब्द का विलोम आलोक होगा, जबकि किरण, रंगहीन और रंगीन ये नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन 1 सुरेश को एक पाती लिखना है, 2 सुरेश ने एक पाती लिखनी है, 3 सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, 4 सुरेश के लिए पत्र लिखना है। इसमें बताना है आपको कि इसमें शुद्ध कौन है। तो देखिए इसमें शुद्ध अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 यानी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5 नंबर। किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन 1 उसका पता लगाओ, 2 जिसकी लाठी उसकी भैंस, 3 सब काम मैं अपने आप करूंगा, 4 आप पुस्तक पढ़ें। तो देखिए इसमें निजवाचक सर्वनाम के बारे में किया गया है, तो इसमें निजवाचक कौन है जी, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सब काम मैं अपने आप करूंगा।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब आ जाइए आप लोग इंग्लिश पे, नहीं 5-5 क्वेश्चन देता है। इंग्लिश में कहता है फाइंड एंटोनिम फॉर ऑर्डर, यानी ऑर्डर का आपको बताना है कि इसमें ऑर्डर का विलोम क्या है। एंटोनिम्स में होता है विलोम यानी उल्टा, नहीं। ऑप्शन ए अनार्की, 2 इन डार्क, 3 रिसर्च, 4 नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑर्डर का अगर एंटोनिम्स देखा जाए तो अनार्की होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर मीन्स होता है सुव्यवस्था, अनुशासन, जबकि अनार्की का मतलब होता है अराजकता, अव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ अक्यूज। ठीक है, ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 में कहता है अब्सॉल्व, 2 एक्सोनेरेट, 3 विंडिकेट, 4 इम्पिच। तो बताना है आपको कि अक्यूज का सिनोनिम्स क्या है, यानी पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए अक्यूज मीन्स होता क्या है, तो अक्यूज मीन्स होता है दोष आरोपित करना, यानी दोष लगाना। इसका आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी इम्पिच। यानी इम्पिच मीन्स होता है भी क्या चीज, दोषारोपित करना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फिल इन द गैप विथ करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस डैश अमेरिका। ऑप्शन 1 डिस्कवर, 2 डिस्कवर्ड, 3 हैड डिस्कवर, 4 हैड डिस्कवर। तो देखिए अगर इसमें देखा जाए कि इसमें ऑप्शन में वर्ब कौन सा इसमें सही होगा कि कोलंबस डैश अमेरिका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। यानी कहने का मतलब है पास्ट टेंस है, तो पास्ट दीजिएगा ना, तो पास्ट का मतलब क्या हुआ था वर्ब 2, और अदर में देखिए वर्ब 1 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब 2 लगा हुआ है, तो पास्ट देना चाहिए, पास्ट तो पास्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, ही विल इंक्वायरी द मैटर। ऑप्शन 1 ऑफ, 2 अबाउट, 3 इनटू, 4 आफ्टर। यानी आपको बताना है कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सुटेबल होगा। ही विल इंक्वायरी डैश द मैटर, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी ही विल इंक्वायरी इनटू द मैटर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अब सामाजिक विज्ञान, SST देखेंगे। कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। ऑप्शन ए रांची, 2 सांची, 3 भरहुत, 4 धमखेत। यानी बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा रांची, यानी रांची में कोई स्तूप नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। ऑप्शन 1 डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 2 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 3 एन ऑटोबायोग्राफी, 4 ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बताना है इसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें कौन सा बुक नहीं लिखा था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्योंकि इसका लेखक महात्मा गांधी हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन 1 साम्यवादी राज्य, 2 लोकतांत्रिक राज्य, 3 सर्व सत्तात्मक राज्य, 4 समाजवादी राज्य। तो देखिए लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसको महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो है आपको साम्यवादी राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन 1 परिसंघ, 2 परिसंघ कल्प, 3 एकात्मक, 4 राज्यों का संघ। तो देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि भारत के संविधान को भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है, तो उसको किया गया राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, छाया मंत्रिमंडल
किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 फ्रांस, 4 जापान। यानी छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 16 नंबर, नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? ऑप्शन 1 सेंट पीटर्सबर्ग, 2 मॉस्को, 3 कजान, 4 ओडेसा। तो देखिए रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो वो हुआ था आपको सेंट पीटर्सबर्ग से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? अकबर, ऑप्शन ए अकबराबाद, 2 दीन पनाह, 3 मोहम्मदाबाद, 4 सीरी। यानी आपको बताना है कि दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी दीन पनाह। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऑप्शन 1 मास्की, 2 हाथी गुफा, 3 एहोल, 4 नासिक। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो वो है आपको ऑप्शन नंबर 3 एहोल, यानी एहोल जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी, 2 फिरोज तुगलक, 3 मोहम्मद तुगलक, 4 बलबन। यानी ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 20, निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, 2 कोची, 3 बेंगलोर, 4 हैदराबाद। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? पर्ल सिटी नहीं, तो पर्ल सिटी से नाम से जाना जाता है वो है हैदराबाद, यानी हैदराबाद को हम लोग पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 21, कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ऑप्शन 1 टैरिफ आयोग, 2 वित्त आयोग, 3 योजना आयोग, 4 कराधान जांच आयोग। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय व्यवस्था संबंधों को परिभाषित करता है, कौन? वित्त आयोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा आपको 22, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? ऑप्शन 1 बेसबॉल, 2 बास्केटबॉल, 3 ताश, 4 गोल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो दिया जाता है गोल्फ को, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा 23, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन 1 बौद्ध मठ, 2 अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ, 3 मूर्ति, 4 पीपल वृक्ष। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अंकित किया जाता है आपको अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 24, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, 2 शेर शाह, 3 अकबर, 4 जहांगीर। तो निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो वो किया था आपको ऑप्शन नंबर 3 यानी अकबर ने किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए पुर्तगीज, 2 जर्मन, 3 स्पेनिश, 4 डच। तो बताना है कि यूरोप में आलू की पैदावार
किसने शुरू की थी? तो वो की थी आपको स्पेनिश, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन 1 ब्रिटिश संविधान, 2 आयरलैंड के संविधान, 3 ऑस्ट्रेलिया के संविधान, 4 अमेरिका के संविधान। तो बताना है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 1992, 2 1995, 3 1994, 4 1991। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 1991, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? ऑप्शन 1 लाला हरदयाल, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 वीर सावरकर, 4 चंद्रशेखर आजाद। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो वो है आपको सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, 2 लाला लाजपत राय, 3 अरविंद घोष, 4 बिपिन चंद्र पाल। तो भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि ऑब्सीडियन एंडेसाइट गैब्रो और पेरोडाइट क्या है? ऑप्शन 1 कायांतरिक चट्टान, 2 आग्नेय चट्टान, 3 अवसादी चट्टान, 4 बहिर्वेदी चट्टान। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको आग्नेय चट्टान, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ऑप्शन 1 कार्ल मार्क्स, 2 प्लेटो, 3 मैकियावेली, 4 जॉन लॉक। यानी आपको बताना है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन लॉक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 गदाधर चट्टोपाध्याय, 2 दयानंद सरस्वती। देखिए ऑप्शन इसमें 2 ही है नहीं, तो बताना है कि वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, यानी गदाधर चट्टोपाध्याय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? ऑप्शन 1 भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, 2 नेहरू द्वारा फ्रीडम एट मिडनाइट भाषण, 3 भारत का संविधान, 4 प्रथम पंचवर्षीय योजना दस्तावेज। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? हम भारत के लोग, यानी क्या शुरू होता है? तो भारत का संविधान, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकारिया आयोग संबंधित है। ऑप्शन 1 केंद्र राज्य संबंध से, 2 आपातकाल से संबंधित प्रावधानों से, 3 कावेरी जल विवाद से, 4 प्रशासनिक सुधार से। तो आपको बताना है कि सरकारिया आयोग संबंधित है तो किससे संबंधित है जी? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी केंद्र राज्य संबंध से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया। ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस ने, 2 भगत सिंह ने, 3 खुदीराम बोस ने, 4 सूर्य सेन ने। तो देखिए चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया तो किसने किया था जी? तो इसने जो किया था वो था सूर्य सेन
ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन 1 नई दिल्ली, 2 मुंबई में, 3 चेन्नई में, 4 बेंगलोर में। यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है, तो हो जाएगा आपको मुंबई में। याद रखिएगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन नंबर 1 पीसी महानबोलिस ने, 2 होमी जहांगीर भाभा ने, 3 अमर्त्य सेन ने, 4 सी रामानुजम ने। तो देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की, तो वो किए थे ऑप्शन नंबर 1 यानी पीसी महानबोलिस ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि राष्ट्रपिता द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 16, 2 10, 3 12, 4 14। तो देखिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 80 के अनुसार वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितना, 12 सदस्यों को। आंग्ल भारतीय को 331 में अनुच्छेद 331 से किया जाता था, लेकिन 12 सदस्यों को अनुच्छेद 80 के अनुसार किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत कर सकते हैं एक्ट 80 के द्वारा, 80 के अनुच्छेद 80 के द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन 1 वित्तीय संकट, 2 राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर, 3 कानूनी व्यवस्था भंग होने पर, 4 युद्ध अथवा बाहरी खतरा पर। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत के आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यानी राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर राष्ट्रीय आपातकाल या किसी भी तरह का आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है। ऑप्शन 1 उच्चतम न्यायालय द्वारा, 2 संसद द्वारा, 3 स्वयं संविधान द्वारा, 4 भारत की जनता द्वारा। तो संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है तो किसमें परिभाषित है जी, तो संसद द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। ऑप्शन 1 जिला न्यायालय द्वारा सीधे, 2 उच्च न्यायालय द्वारा सीधे, 3 उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, 4 मात्र मानवाधिकार आयोग द्वारा सीधे। यानी मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो किसी उसी मामले में सुनवाई की जा सकती है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। ऑप्शन 1 उच्चतम न्यायालय द्वारा, 2 राष्ट्रपति द्वारा, 3 संसद द्वारा, 4 सरकार द्वारा। तो देखिए भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं तो किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। देखिए संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ठीक है, यानी संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन 1 नियाग्रा जलप्रपात, 2 बायोमार जलप्रपात, 3 साल्टो एंजल जलप्रपात, 4 खून जलप्रपात। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साल्टो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है। ऑप्शन 1 कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य, 2 कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं, 3 कुछ लागू किए जाने योग्य और कुछ लागू किए जाने योग्य नहीं, 4 उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर लागू किए जाने योग्य। यानी बताना है कि राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है
अगर इसके आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है। ऑप्शन 1 चीन, 2 बांग्लादेश, 3 भारत, 4 सिंगापुर। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात की जाए कि उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी बांग्लादेश। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, कह रहा है कि भारत भ्रमण पर आए हेन सांग ने किस नगर का विस्तृत विवरणी अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है, वह सत्तांतों में यानी वृत्तांतों में किया है। ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र पटना का, 2 वैशाली का, 3 मुंगेर का, 4 भागलपुर। यानी हेन सांग ने किस नगर का विस्तृत रूप से विवरण किया है, तो वो किया है पाटलिपुत्र का। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था, नहीं नुहानी राज्य का। ऑप्शन 1 जलाल खां नुहानी, 2 मोहम्मद शाह नुहानी, 3 दौलत खां लोधी, 4 दरिया खां नुहानी। तो बताना है कि बिहार में नुहानी राजवंश राज्य का संस्थापक कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद शाह नुहानी। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी ने ही किया था। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। ऑप्शन 1 कुंवर सिंह ने, 2 अलीवर्दी खान ने, 3 अली गौहर ने, 4 मीर कासिम ने। यानी बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, वो किया था अली गौहर ने। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है, कह रहा है कि साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1988 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है कि जगत नारायण लाल ने। 3 में कहता है कि मजहूरुल हक ने। 4 ब्रजकिशोर प्रसाद ने। अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 यानी श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। उसका अगर अध्यक्षता की बात किया जाए कौन किए थे, तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने पटना यानी साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व इसका प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ। ऑप्शन 1 मौर्य युग का बौद्ध विहार, 2 गुप्त काल का मंदिर, 3 पाल काल का बौद्ध विहार, 4 शुंग वंश का बौद्ध विहार। तो देखिए नालंदा के सराय टीला में उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ, तो वो जो प्राप्त हुआ था वो है ऑप्शन नंबर 3 पाल काल का बौद्ध विहार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है। ऑप्शन 1 कोसी नदी, 2 गंडक नदी, 3 गंगा नदी, 4 दामोदर नदी। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा गंगा नदी। यानी बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व नदी जो है वो गंगा नदी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि बिहार के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन 1 उत्तर पश्चिम भाग, 2 दक्षिण पूर्वी भाग, 3 उत्तर पूर्वी भाग, 4 दक्षिण पश्चिम भाग। तो देखिए बिहार प्रदेश के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है,
तो होती है उत्तरी पूर्वी भाग, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 सदाहरित, 2 पर्वतीय, 3 पर्णपाती, 4 उपरोक्त सभी। यानी बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं पर्णपाती, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर में कहता है कि बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए पटना, 2 हाजीपुर, 3 बेगूसराय, 4 नालंदा। देखिए इसकी स्थापना जो की गई है वो की गई आपको हाजीपुर में, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। ऑप्शन 1 कर्पूरी ठाकुर, 2 महामाया प्रसाद सिन्हा, 3 राम सुंदर दास, 4 लालू प्रसाद यादव। यानी बताना है आपको कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब देखते हैं समान ज्ञान। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिशत लिखी थी। ऑप्शन 1 आगा हसन अमानत, 2 अमीर खुसरो, 3 हरि सेन, 4 चंद्र बरदाई। यानी निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने हसत बहिशत लिखी थी। इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 महासागरीय गर्त, 2 गहरा समुद्री मैदान, 3 महाद्वीपीय ढाल, 4 महाद्वीपीय ताक। यानी आपको बताना है कि महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 महाद्वीपीय ताक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 जीएसटी, 2 वैट, 3 जीडीपी, 4 आईएमआर। यानी अगर इसका आंसर की बात किया जाए कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जीडीपी, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कि भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन बताता है, तो अनुच्छेद 44, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन 1 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, 3 गृह मंत्री, 4 प्रधानमंत्री। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। ऑप्शन 1 20%, 2 10%, 3
25%, 4 15%। यानी सिंधु नदी संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है, तो वो हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 यानी 20%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर के एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ऑप्शन 1 1915, 2 1918, 3 1929, 4 1921। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 1918। यानी गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर के एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन 1 चंबल, 2 गंगा, 3 यमुना, 4 घाघरा। तो देखिए ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो हो जाएगा आपको यमुना। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। ऑप्शन 2 भारत और पाकिस्तान के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौता। 3 रेल यातायात को फिर से शुरू करने के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। 4 भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई सेवाओं से संबंधित समझौता। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित किस समझौते के नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है, इन है जी। तो देखिए नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है किसको, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी अल्पसंख्यक की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता, इसी को नेहरू लियाकत समझौते के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल मरुमध्य स्थित है। ऑप्शन 1 अंटार्कटिक महासागर, 2 हिंद महासागर, 3 आर्कटिक महासागर, 4 प्रशांत महासागर। तो निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल मरुमध्य स्थित है, तो वह है प्रशांत महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, 2 केरल, 3 तमिलनाडु, 4 महाराष्ट्र। तो देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल राज्य की साक्षरता दर यानी महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। वैसे भी सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो केरल है, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 3 विश्व वन दिवस, 4 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो देखिए 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। चाली, झुमरा और नांदू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन 1 कथकली, 2 सत्रिया, 3 मणिपुरी, 4 कुचिपुड़ी। तो देखिए चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वो है आपको सत्रिया से, यानी ऑप्शन नंबर B2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 69। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1891, 2 1885, 3 1876, 4 1882। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70।
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उद्योग भी है? ऑप्शन 1 लोहा और इस्पात, 2 विमानन, 3 ऑटोमोबाइल, 4 रसायन। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उद्योग भी है? वो है किसका? तो रसायन का, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अगला वैश्विक FAI शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन 1 चीन, 2 भारत, 3 फ्रांस, 4 जापान। तो किसके द्वारा होगा जी अगला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन? तो भारत द्वारा होगा, यानी भारत इसको आयोजन करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 72। आयकर स्लैब के संबंध में केंद्रीय बजट 2025-26 में कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? अब देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 उच्च आय वर्ग के लिए कर की दरों की वृद्धि, 2 नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं, 3 संपत्ति कर की शुरुआत, 4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकारी छूट। तो कह रहा है कि आयकर स्लैब के अनुसंबंध में केंद्रीय बजट 2025-26 में कौन सा प्रमुख कर सुधार किया गया है? तो है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय में कोई कर नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। किन देशों ने औपचारिक रूप से क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवाइस को छोड़ दिया? ऑप्शन 1 नाइजर, 2 माली, 3 बुर्किना, 4 उपरोक्त सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी बुर्किना फासो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर 3 नहीं, क्योंकि क्या करा है इसमें, कह रहा है कि क्षेत्रीय ब्लॉक इक्वेशन ना, तो इसमें हो जाएगा टोटल के टोटल। याद रखिएगा क्षेत्रीय ब्लॉक इक्वेशन में टोटल के टोटल नाइजर, माली, बुर्किना फासो, यानी उपरोक्त में से सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है, वह किस देश की राष्ट्रपति है? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 त्रिनिदाद और टोबैगो, 2 म्यांमार, 3 स्वीडन, 4 वेनेजुएला। तो देखिए क्रिस्टिनी कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह है त्रिनिदाद और टोबैगो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 75। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितने प्रतिशत है? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 37%, 2 42%, 3 47%, 4 52%। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 47%, यानी 47%, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 77। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज से संबंधित था? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 3 परमाणु में नाभिक, 4 परमाणु पिंडन। तो देखिए कह रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज से संबंधित है? तो वो है आपको परमाणु में नाभिक, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, देखिएगा, देखिए बीच में क्या है कि न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग अलग से देखेंगे। समान रूप से सीधी सड़क पर स्थित गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कार का वेग 0 है, 3 कार के त्वरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है, 4 कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। यानी समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वह सत्य है ऑप्शन नंबर 4, यानी कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84।
कहता है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 पास्कल नियम, 2 बर्नौली का सिद्धांत, 3 आर्किमिडीज सिद्धांत, 4 बॉयल का नियम। तो देखिए हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, तो वो होता है आपको ऑप्शन नंबर 1 यानी पास्कल नियम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है। ऑप्शन 1 बल, 2 किए गए कार्य, 3 त्वरण, 4 वेग। यानी बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है, तो है बल का, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 अपकेंद्रिक शक्ति, 2 आराम का जड़त्व, 3 गति का जड़त्व, 4 गुरुत्वीय शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा आपको गति का जड़त्व के कारण, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यात्री जो आगे की ओर जो झुक जाते हैं वो किसके कारण, तो गति का जड़त्व के कारण। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन 1 रेडियो तरंगे, 2 अवरक्त तरंगे, 3 पराबैंगनिक तरंगे, 4 अल्फा बीटा गामा का प्रकीर्णन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, तो वो करते हैं आपको अल्फा बीटा गामा का विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 89। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। ऑप्शन 1 कवक, 2 विषाणु, 3 कृमि, 4 जीवाणु। यानी पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 यानी विषाणु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया 90। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 के किट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए कह रहा है चूंकि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो इससे अच्छा है कि इसको हम लोग देख ही लेते हैं ना कि किसके द्वारा क्या होता है। देखिए एन्फ्लूइंजा मादा से क्या होता है जी, तो एन्फ्लूइंजा मादा से हो जाएगा आपको मलेरिया, ठीक है। क्यूलेक्स से क्या होता है, तो क्यूलेक्स से होता है फाइलेरिया। रेत मक्खी से क्या होता है, तो कालाजार। सी मक्खी से क्या होता है, तो नींद की बीमारी। तो याद रखिएगा एन्फ्लूइंजा से मलेरिया, क्यूलेक्स से आपको हो जाएगा फाइलेरिया, रेत मक्खी से आपको हो जाएगा कालाजार और सी मक्खी से हो जाएगा नींद की बीमारी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का सेट नंबर 5 का। कह रहा है कि जन सैलेब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस उद्योग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 अंतः स्थापित, 2 स्पैम, 3 स्मार्ट स्क्रीन, 4 अभिगमन बिंदु। तो देखिए कह रहा है कि जन सैलेब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क हमारी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अंतः स्थापित, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग पहले ही 95 to 100 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप लोग पहले स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डाला है, सबसे पहले मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके बाद हमने सब चीज़ को डाला। यानी हम लोगों ने बिहार पुलिस सेट नंबर 5 में किरण पब्लिकेशन का जो बुक है वही हम लोग सेट देख रहे हैं, तो उसमें आप लोग देख लिए अभी तक सेट 5 तक, जिसमें हम लोग एकदम पार्टिकुलर से मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर, बिहार के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लोग एक ही वीडियो के माध्यम से टोटल के टोटल सिलेबस को रिकॉल कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा तैयारी का महत्वपूर्ण भूमिका कुछ निभाता है तो है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग डेली बाय डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिए, उसको अच्छे बेहतरीन तरीका से डिस्कशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीका से हो।
मैं यही कामना करता हूँ कि मैं आपको वर्दी में देखूँ, और मेरी यही शुभकामना है कि आपकी रिजल्ट अवश्य अवश्य बने। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। जय हिंद।